जी आज ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्ट करनी है। नंबर थ्योरी के 2 लेक्चर्स बचे हुए थे तो हमने कहा वो कंप्लीट कर लें। आफ्टर दैट इंशाल्लाह पेपर स्टार्ट करना है, पास्ट पेपर 2017 का। अब्दुल्ला सिद्दीकी आपका माइक ऑन है, आप कर दें प्लीज। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आसान सी है, आइडिया देने के लिए है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 डिविजिबल बाई 7। मतलब वो तमाम इंटीजर्स जो कि 7 पे डिवाइड हो सकते हैं और 100 से कम है। तो हमने बताने हैं कि कितने इंटीजर्स होंगे जो कि 100 के दरमियान आ सकते हैं, जैसा कि 7 है, देन 14 है, देन 21 है, 28 है, अप टू so on। जब हमारे पास कम क्वांटिटी होती है देन हमें आइडिया हो जाता है कि कितने नंबर्स हैं। जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे कि वो हमसे पूछ लेता है कि जी आप बताएं कि जी 5000 में कितने नंबर ऐसे आएंगे जो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो उसका मेथड ये है कि आप उसको 7 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। या जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाती है। जनरल ऑब्जेक्टिव ये है जो 3 बार आ चुकी है, 3n+m। ठीक है जी। तो इसमें वो पूछ रहा है कि जी कितनी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सी पे डिवाइड हो सकती हैं, कितने डिजिट्स हैं। ठीक हो गया ना। तो इस टाइप की ऑब्जेक्टिव्स जब आ जाती हैं तो देन हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसका उसका मेथड ये होता है कि आपने इसको जस्ट डिवाइड कर देना है। जैसा कि 100 का हमें चेक करना है तो उसको हमने 7 पे डिवाइड कर दिया। तो उसका आंसर हमारे पास आता है 14.29। इट मीन्स दैट कि 14 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो कि 7 से लेके 100 तक हों और वो सारे 7 पे डिवाइड हो सकते हैं। 14 डिजिट्स ऐसे हैं। ठीक है। या इसको अगर आपने दूसरे सेंस में देखना है तो आप 7 की टेबल पढ़ लें और वो 100 से कम जब जहाँ तक है वो उसका आंसर है। सो 14 7 98 है। तो उस हिसाब से भी 14 7 के मल्टीपल ऐसे हैं जो कि 100 से कम है। जी सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। लेट ए बी एंड सी बी इंटीजर्स वेयर ए इज नॉट 0 इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी। अब यहाँ पे जो सबसे पहली आपको मिसकन्फ्यूजन होगी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए वो ये होगी कि ए जो है वो डिवाइडेंट है, बी डिवाइडर है। अब डिवाइडेंट क्या है, डिवाइडर क्या है, मैं आपको आइडिया है इस चीज़ का। जैसे कि 5000 है, ये डिवाइडेंट है और 7 जो है ये डिवाइडर होता है। बट इन नंबर थ्योरी ये कंसेप्ट सही नहीं है। नंबर थ्योरी में जहाँ पे लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाय बी, इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब हम बी को ए पे डिवाइड करेंगे तो उसका कोई ना कोई एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसका यह मतलब है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ए डिवाइडेड बाय बी। तो इसका मतलब ये होता है कि बी को अगर आप ए पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक अथेंटिक वेरीफाइड नंबर आएगा जो कि डेसिमल में नहीं होगा। ठीक हो गया। तो उसने कहा ए बी को डिवाइड करता है एंड ए डिवाइडेड बाय सी। ए जो है वो सी को भी डिवाइड करता है। तो हम लेट कर लेते हैं। जैसे कि सी ए को डिवाइड करता है तो हम कहते हैं इसका आंसर कुछ और आ जाता है, टी कह देते हैं। बी को ए ने डिवाइड किया तो उसका आंसर हमने कहा एस को डिजिट आ गया। इसी तरह सी को ए पे डिवाइड किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया। सो दैट इज सी डिवाइडेड बाय ए। जी नेक्स्ट क्या कहते हैं वो, देन उसके बाद वो पूछता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। पहली स्टेटमेंट ये है कि ए प्लस सी को बी डिवाइड करेगा। सेकंड स्टेटमेंट है ए प्लस बी को सी डिवाइड करेगा। इससे थर्ड स्टेटमेंट है ए माइनस सी को बी डिवाइड करेगा। इसी तरह बी प्लस सी को ए डिवाइड करेगा। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो जो काम हमने स्टार्ट किया है, लेट किया कि अगर बी को ए पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ऐसा आ रहा है क्योंकि उसने कहा ए डिवाइड बाई बी है। सी को ए पे डिवाइड किया तो उसका आंसर टी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि बी ओवर ए है, जब
ए को साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा, सो बी इज इक्वल टू ए एस। सिमिलरली यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज इक्वल टू ए टी। तो हमने बी और सी की वैल्यू निकाल ली है। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और सेकेंड वन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। सो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए एस प्लस ए टी। ठीक हो गया जी। तो हम देखते हैं कि बी प्लस सी वैसे आ जाता है इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड से हम ए कॉमन ले लेते हैं। जब हम ए कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है एस प्लस टी। सो अगर आप इस सारी वैल्यू को ए पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एस प्लस टी। इसका मतलब ये हुआ कि बी प्लस सी जो है ये ए पे डिवाइड होगा और उसका एक एग्जैक्ट आंसर आएगा जो कि एस प्लस टी होगा। ठीक हो गया जी। बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर आपको ये बात समझ नहीं आए तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि हमारे पास जैसे कि है एक्स प्लस वाई, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 plus 4, we can say that 3 plus t. So it means that कि जब हम x plus y को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 मल्टीपल है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 plus t आएगा। दैट इज एग्जैक्ट आंसर। सो सिमिलरली वी कैन सेट दैट b plus c को जब आप a पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, s plus t आंसर आएगा। सो इट मीन्स दैट कि b plus c जो है वो एग्जैक्ट डिविजिबल है बाई a। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ए प्लस सी नहीं, हमारा ऑप्शन बी प्लस सी है। सो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट कि बी प्लस सी को जो है वो ए डिवाइड कर देगा। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को मूव करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है ऐसे। डू देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स ए एंड बी दैट ऐड टू 50 एंड whose greatest common divisor is 7। जी, अब वो कहता है कि क्या ऐसे दो इंटीजर्स हैं जिनमें हम 50 ऐड करें, जिनमें हम 50 ऐड करते हैं तो उसके बाद उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 7 हो। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आसान अल्फाज में HCF जिसको बोला जाता है, ठीक है जी। तो वो पूछना ये चाह रहा है कि दो नंबर्स को हमने ऐड किया ए एंड बी दैट ऐड टू 50 और उनमें हमने 50 ऐड किया और उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 7। तो अब इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, यस इफ ए व बी इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, इसका मतलब इसमें अगर हम देखें नंबर थ्योरी में तो ये नोटेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का कि ए और बी का जो HCF है वो 1 है। इसका इसी तरह सेकंड ऑप्शन है यस इफ ए और बी का कॉमन डिवाइजर 1 नहीं होगा, यस इफ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड करेगा, और लास्ट ऑप्शन है नो। अच्छा जी, अगर पहले ऑब्जेक्टिव को हम देखें तो इसका मतलब यह है कि ए और बी का कॉमन डिवाइजर 1 है, तो उसने कहा कि उसका कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो ये बात गलत है। यहाँ पे उसने कहा 1 ना हो तो इसका ऑप्शन बन सकता है ए डिवाइड्स बी, ये वही बात आ जाती है जो बी ऑप्शन है वही सी ऑप्शन है, एंड लास्ट ऑप्शन इज नो। तो हम इसको देख लेते हैं जी। अब उसने कहा कि उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 7 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है वो ए को डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइडेड ए, सिमिलरली 7 डिवाइडेड बी, 7 जो है वो बी को भी डिवाइड कर देगा। अगर 7 ए को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ ए ओवर 7। जी अमल खान, आवाज़ नहीं आ रही आपको? पेपर हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, ये नंबर थ्योरी के कुछ दो, एक या दो लेक्चर्स बने हुए थे तो वही चल रहे हैं। कल से पेपर स्टार्ट है और 2017 का पेपर स्टार्ट होगा। एनी अदर क्वेश्चन? जजाकल्ला जी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ए को 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऑथेंटिकेटिक आंसर आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम बी को 7 पे डिवाइड करते हैं
तो भी हमारे पास एक नंबर आ जाता है, एक डिजिट आ जाता है। ठीक हो गया। तो जैसे हमने अभी थ्योरम किया है, थ्योरम क्या था कि अगर एक डिजिट सी जो था या ए था, ए को और बी को सी को डिवाइड कर रहा था ए, तो वो उन दोनों की एडिशन को भी डिवाइड कर सकता है। सो इट मीन्स दैट जो 7 है वो ए प्लस बी को भी डिवाइड कर देगा। सेम वही थ्योरम जो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक हो गया। तो अगर वो ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसमें हम 50 ऐड करते हैं, तो 50 इज अनदर इंटीजर। तो क्या 50 का कॉमन डिवाइजर 7 है? नो। 7 की टेबल में 49 आता है बट 50 नहीं आता। तो ए और बी के लिए तो वो ठीक है, बट 50 जब ऐड करते हैं तो 50 के लिए वो 7 जो है वो कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। इट मीन्स दैट फॉर ए एंड बी तो 7 हाईएस्ट डिवाइजर हो सकता है, बट 50 के लिए हाईएस्ट डिवाइजर नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि अगर ए और बी का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 7 है, तो 7 ए को भी डिवाइड करेगा, 7 बी को भी डिवाइड करेगा, और इसी तरह 7 ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा। बट 50 500 50 है, सॉरी 500, बट 50 जो है इज नॉट डिविजिबल विद 7। इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यू जो है इसमें अगर आप 50 ऐड कर दें तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का 7 नहीं हो सकता। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है। ऑल मल्टीपल ऑफ 50 आर बिकम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बट नॉट 7। जी। ऑब्जेक्टिव 4 पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव 4 है कि इफ 17p प्लस 1 इज अ स्क्वायर फॉर ऑल प्राइम्स। वो कहते हैं 17p प्लस 1 जो है ये स्क्वायर है फॉर ऑल प्राइम नंबर्स। तो अब आप बताएं कि प्राइम नंबर कौन सा होगा। इसमें वो पूछ रहा है कि अगर उसको प्राइम नंबर को आप यहाँ p की जगह पे आप राइट करें, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए टेक्निक अप्लाई करते हैं कि 17p प्लस 1 जो है, 17p प्लस 1 इसको हम लेट करके एक्स स्क्वायर का नाम दे देते हैं, क्योंकि उसने खुद कहा है कि एक स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 17p वैसे आएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इस साइड पे अगर हम लेके आए तो वो क्या बन जाता है, -1 बन जाता है। सो देयर वी हैव टू ऑप्शंस। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है राइट हैंड साइड पे कि ये एक्स का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई करें तो उसमें बनता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ठीक हो गया। तो अब इस नोटेशन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये प्रोडक्ट है टू नंबर्स की, 17 की और p की। इधर ये प्रोडक्ट है x प्लस 1 और x माइनस 1 की। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे एक नंबर 17 के इक्वल होगा, दूसरा नंबर p के इक्वल होगा। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि कौन सा नंबर किसके इक्वल है, और वहां से हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो हम पहले केस 1 देखते हैं कि पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 17 जो है, ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये x प्लस 1 के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, p है, वो इक्वल होगी x माइनस 1 के। p इज इक्वल टू x माइनस 1। और सेकंड केस अगर हम देखें तो सेकंड केस ये होगा कि 17 जो है वो x माइनस 1 के इक्वल होगा, और सिमिलरली जो p है वो x प्लस 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे और वो p वाले खाने में पुट कर देंगे। So from here we have x plus 1 and that one becomes negative on left hand side. So we have 17 minus 1 that is equal to x. So from here we get x is equal to 16 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ से 16 आ जाती है। अब x की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 16 माइनस 1। तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है जी, 15 आ जाती है। तो क्या 15 एक प्राइम नंबर है? नो, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका डिवाइजर जस्ट दो होते हैं, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है।
बट 15 के तो 1 भी डिवाइजर है, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है, 4 डिवाइजर्स है। तो इट मीन्स दैट कंडीशन इज नॉट वैलिड। हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, 17 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन है, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस वन हो जाएगा। तो दैट इज 17 प्लस वन, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो x की हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 18। सो अब हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। so that is 18 plus 1 that is equal to 19. So prime number की वैल्यू क्या आ जाती है 19। 19 is a prime number. It means that कि हमारे पास यहाँ पे देखते हैं जी ए ऑप्शन है जो कि 19 है। इट मीन्स दैट कि हमारा ये ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रू है। इसको हम टिक कर देते हैं। जी आई होप सो क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मूव करते हैं। इसका सोल्यूशन मैंने नीचे लिखा हुआ है आपके आसानी के लिए। जी, a number theoretic function is a function ऑब्जेक्टिव 3 का ऑप्शन जो है खदीजा वो होगा नो, लास्ट ऑप्शन डी, क्योंकि ये नहीं बन सकता, मैंने समझा दिया आपको। A number theoretic function is a function whose domain is a set of integer, positive integer, real number, negative integer। अच्छा वैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो चाहे वो, ठीक है जी, उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ही होती है। ठीक हो गया, कोई भी फंक्शन आपके पास है तो उसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिक फंक्शन। अब थ्योरेटिक फंक्शन क्या होता है, इसमें दो फंक्शन आते हैं, एक टा और एक रो फंक्शन आता है। मैं दोनों को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक फंक्शन आता है टा ऑफ एन और दूसरा फंक्शन होता है रो ऑफ एन। ये शायद आपके न्यू फंक्शन हो जी। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे पास टा ऑफ एन होता है ये इक्वल होता है समीशन। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, समीशन डी बाई एन, इसमें अगेन लगा देता हूँ जी। जी डी बाई एन, और यहाँ पे जो डी है ये हमेशा पॉजिटिव होगा रिटर्न, और यहाँ पे आता है वन। ये टा का फार्मूला है। और सिमिलरली जो हमारे पास क्या कहते हैं वो है, इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला डी बाई एन है और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डी, बाकी सारा सेम है। और यहाँ पे इस फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं वो ये होता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता है। जी मैं अब इसको ब्रीफ करता हूँ आपके लिए कि आपको इसकी थोड़ी सी समझ आ जाए और हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। अच्छा जी, अब टा ऑफ एन क्या है और रो ऑफ एन क्या है, ये फंक्शंस हैं, इनको हम थ्योरेटिक फंक्शन का नाम देते हैं। समीशन एन, समीशन वन, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, एन आता है। क्यों, क्योंकि हमने इसको जितनी मरतबा ऐड करते जाना है उतनी मरतबा ही इसका आंसर आ जाता है। इसकी एक सिंपल सी मिसाल है, और वो मिसाल ये है कि अगर आपने वन को ऐड करना है, वन प्लस वन प्लस वन, इसका आंसर क्या आता है, थ्री आता है। सिमिलरली अगर आपने वन को ऐड किया है 5 टाइम्स तो उसका आंसर आता है 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर आप वन को जितनी मरतबा भी ऐड करेंगे वही उसका आंसर आ जाता है, प्लस अप टू सो वन प्लस एन। तो इसका आंसर क्या आता है, एन आता है। आपको आई होप सो ये लॉजिक क्लियर हो चुकी होगी। सो टा ऑफ एन को अगर हम आसान अल्फाज में लिखें तो वो होता है नंबर ऑफ डिवाइजर। टा ऑफ एन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ डिवाइजर। किसी भी डिजिट के जितने डिवाइजर्स हैं उनको जो डिनोट करने वाला फंक्शन है उस फंक्शन को हम कहते हैं टा ऑफ एन, दैट इज नंबर ऑफ डिवाइजर। सिमिलरली जो रो ऑफ एन है ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ दैट डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर।
अब मैं इसकी आसान सी एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट अगेन क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि मेरे पास डिजिट है 18, इसकी जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो वो ये होती है कि 1 आता है हमारे पास, डॉट 2 भी है और 3 भी होगा इसका। ठीक है जी, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसी तरह इसके डिवाइड फैक्टर्स जो हैं उसमें 6 भी आ जाएगा। ठीक हो गया, इसमें 9 भी आ जाएगा और 18 खुद भी आ जाएगा। ये सारे इसके क्या हैं, डिवाइजर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 6 9 18। सो इस 18 के डिवाइजर हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाफ एन जो इसका बनेगा वो बनेगा 6। ठीक है, टाफ एन दैट इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एन की जगह पे आ जाएगा 18 के 18 के ऊपर हमने थियोरेटिकल फंक्शन अप्लाई किया जो कि उसके डिवाइसेस बताएगा। ठीक है जी, समीशन 1 जो है ये इक्वल टू एन होता है और इसके एन यानी नंबर ऑफ जो डिवाइसेस हैं वो कितने हैं, 6 हैं। सिमिलरली जो हमारे पास रो फंक्शन है, ठीक है जी, दैट इज सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक हो गया, तो ये सम तमाम डिवाइजर्स का सम अप करता है जी। सो यहाँ पे हमारे पास 18 है, तो अगर हम लिखते हैं रो ऑफ 18 दैट इज सम ऑफ डिवाइजर्स, तो हम यहाँ पे डिवाइजर्स लिखते हैं। तो उन तमाम डिवाइजर्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। वो कौन से हैं, 1 है, 2 है, इसी तरह 3 6 9 एंड 18। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, 18 9 27 एंड 33 36 38 एंड 1 39। सो दीज आर आवर आंसर्स, 39। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, थ्योरेटिक फंक्शन होते हैं और इसकी डोमेन जो है हमेशा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होती है। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ जी। A number theoretic function is a function whose domain is set of पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव 6 है टा ऑफ एम एन। यानी अगर दो नंबर्स हैं आपस में तो अगर उनका टा मालूम करना हो तो ये रिजल्ट है। इसमें थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो इसका जो थ्योरेटिकली थ्योरम में अगर हम देखते हैं इस बात को तो इसका आंसर कुछ यूँ है कि हम एम को कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, एन भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जी। इसका टी ऑप्शन ही होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स बी पे है, डी नहीं है जी। तो एम एक पॉजिटिव इंटीजर है, एन भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये उसके फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर एंड आर्थ फैक्टर तक है, ये जनरल प्रूफ है। इसी तरह एन के भी आर्थ फैक्टर्स हैं। इसके आर फैक्टर, इसके एस फैक्टर्स हमने कह दिए हैं। तो हमने क्या किया, इनको जी मल्टीप्लाई कर दिया, एम और एन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये पहले एम के फैक्टर्स हैं और आगे वाले जो हैं ये एन के फैक्टर्स हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पी और क्यू दो डिफरेंट बेसिस हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। सो इसका जो आंसर आएगा वो टाफ एम डॉट टाफ एन आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी इन दोनों की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर्स आपको दिए गए हैं और उनके आपने टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस मालूम करने हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर टा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हर दोनों के अलग अलग टा अप्लाई करके उसका फंक्शन आप निकालेंगे तो ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया, तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, टाफ एम डॉट टाफ एन। सिमिलरली हमारे पास जब रो ऑफ एम एन आ जाता है, ठीक हो गया, तो सेम एज यही थ्योरम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब रो फाइंड आउट करनी है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर की जी। जी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये। जी लास्ट क्वेश्चन है रो ऑफ 5112। दैट इज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फॉर अस बिकॉज क्योंकि इनके फैक्टर्स मालूम करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए जैसे कि हमने
18 था हमारे पास, तो 18 को के फैक्टर्स बताना हमारे लिए थोड़ा सा आसान था। जब वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज लेके आता है तो उसके लिए हमारे पास जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब उसके पहले तो सारे फैक्टर्स ढूंढने हैं, सारे फैक्टर्स ढूंढने के बाद हम क्या करते हैं जी, उनको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो मे और मे नॉट बी करेक्ट भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके लिए हमारे पास जो है एक जनरल फार्मूला है रो ऑफ एन का। ठीक है जी, मैं वो जनरल फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। उसमें ये होता है कि आपके पास जो पहला फैक्टर है उस नंबर का, फर्स्ट फैक्टर जो है उस फैक्टर को देखना है कि वो कितनी मरतबा आ चुका है, उसमें पावर वन ऐड कर देते हैं। अब पहले फैक्टर को मैं अगर F1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और वो फैक्टर जो है वो आ चुका है फॉर एग्जाम्पल 2 बार है या 3 बार है, उसमें आप वन ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह वो फैक्टर -1 कर देंगे, डॉट। अब सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड सेम ऐसे ही होगा। अब जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उस सब पे हमने ये फार्मूला अप्लाई करते जाना है और उनको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते जाना है। अब कैसे, इसके लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा, तो जितने भी फैक्टर्स बनते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है 5112। ठीक हो गया, 5112। जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 2 आता है 3 टाइम्स, इसी तरह 3 आता है 2 टाइम्स, ठीक है, और आगे क्या आया था, 71 आ जाता है इसके बाद एट द एंड। ठीक है, तो ये इसके क्या बनते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई है। तो इसके लिए हमारे पास डिमांड क्या है कि आपने इसका फंक्शन मालूम करना है, जिसको अरिथमेटिक फंक्शन भी बोला जाता है, थ्योरेटिक फंक्शन भी बोला जाता है। तो अब एक ऑप्शन ये है कि हम इन सब का थ्योरेटिक फंक्शन अलग मालूम करके उसको मल्टीप्लाई कर दें, और एक ये है कि हम कंबाइंड मालूम कर लेते हैं। जब हम इसको पावर शेप में लिखते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 71। इसकी पावर कुछ नहीं, ये 1 आएगा। तो ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक अब पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो क्या है, 2 है। ठीक है, और 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 + 1, और नीचे फैक्टर यानी पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 - 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, और इसकी पावर क्या है हमारे पास, इसकी पावर 2 है, एंड 2 + 1। इसी तरह नीचे फैक्टर, दूसरा फैक्टर है 3 - 1 आ जाएगा। इससे तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, 71, और हम लिखते हैं दैट इज 71। और इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको हम 1 लिख देते हैं ऊपर, और नीचे फैक्टर -1 यानी 71 - 1 आ जाएगा। तो आपके पास 3 फैक्टर्स बन रहे थे, तो वो तीनों हमने राइट अप कर दिए, बाकी ये 2 एंड पे हम रेस कर देते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज 2 की पावर 4/1, 3 की पावर 3/2, एंड 71 की पावर 2/70। सो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 14040। सो दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके के साथ आपने जनरल मालूम करना है थ्योरेटिक फंक्शन, और सिंपल कैसे मालूम करना है मैंने वो भी सिखा दिया, जनरल भी सिंपल भी। सो सेम एज अगर आपने टा मालूम करना हो तो टा भी सेम एज ऐसे ही आप मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ एक बार, और उसके बाद जो है आपकी सेल्फ असेसमेंट को डिस्कस कर लेंगे थोड़ी सी कि आज की सेल्फ असेसमेंट क्या है हमारी, और आफ्टर दैट लेक्चर होगा। जी, अगर आपको मालूम करना हो कि किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल्स हैं, 100 से लेस, 1000 से लेस, 2000, 5000, 1 लाख, 1 मिलियन, 1 बिलियन से लेस, तो आपने क्या करना है, जस्ट उसको डिवाइड कर देना है। तो जो भी आपके पास होल नंबर आएगा ये आपका आंसर होगा, नॉट डेसिमल। होल नंबर जो आएगा वो आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव 2 में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को और ए डिवाइड कर रहा है सी को, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो उन दोनों की एडिशन को भी डिवाइड कर देगा। जैसे कि 2 है वो 4 को डिवाइड कर सकता है, इसी तरह 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब है 2 4 + 6 यानी 10 को भी डिवाइड कर सकता है। जी,
सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ी है कि उसने कहा 2 डिजिट्स हैं, उनका कॉमन डिवाइजर जो है वो 7 है पहले। ठीक हो गया। तो क्या ये बताएं कि अगर उसमें 50 ऐड करें तो क्या वो उसको डिवाइड कर सकता है। तो कॉमन डिवाइजर का मतलब ये है कि वो होल वैल्यू को डिवाइड करेगा। होल वैल्यू में अब 3 वैल्यूज बननी है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा 50 है। तो वो ए को डिवाइड कर सकता है, बी को भी कर सकता है और ए प्लस बी को भी कर सकता है, बट वो 50 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ए प्लस बी प्लस 50 को भी कभी डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो एक 2 है, जैसे मैंने अभी डिस्कशन की है कि 2 है वो डिवाइड कर सकता है 4 को। सिमिलरली 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है 6 को। ठीक है, इट मीन्स दैट कि 2 जो है वो इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली अगर 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है 4 को और 2 डिवाइड कर सकता है 6 को, ठीक है, लेकिन 2 जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता किसको, अपना, हम कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे 5 है, तो वो इन तीनों के एडिशन को भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो इन तीनों का एडिशन बनता है 15। तो 2 कभी भी इनके एडिशन को डिवाइड नहीं कर सकता, ना ही इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो सकता है। सो इसी तरह हमने कहा कि ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिनका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर पहले 7 है और 50 ऐड करने पे भी 7 हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया कि 17p+1 इज अ स्क्वायर फॉर ऑल प्राइम। यहाँ से प्राइम निकालना था, तो हमने इसको स्क्वायर है तो x स्क्वायर के इक्वल किया। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो आपने x क्यूब के इक्वल करना था। उसके लिए 3 कंडीशंस बननी थी, 3 वैल्यूज आनी थी, उनमें से एक वैल्यू करेक्ट होनी थी। अगर बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है तो आपने पावर 4 करना होता है। अगर लीनियर आ जाए तो उसको आपने जस्ट x के इक्वल करना होता है। तो इससे रिलेटेड मतलब 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक हो गया, तो वहां से आपने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, वो फंक्शन जो नंबर ऑफ डिवाइसेस और सम ऑफ डिवाइसेस को डिस्कस करे, ऐसा फंक्शन को हम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन का नाम देते हैं। ये नंबर थ्योरी के अंदर पढ़ा जाता है और ये ऐसा फंक्शन है, बल्कि फंक्शन जितने भी हैं उनकी डोमेन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। इसके लिए एग्जांपल मैंने टा और रो दी है, और वो कैसे हैं। टा नंबर ऑफ डिवाइसेस को डिस्कस करता है, रो सम ऑफ डिवाइसेस को डिस्कस करता है। इसकी कॉमन एग्जांपल और कॉमन सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने इनके ऊपर थ्योरम अप्लाई किया है। टा ऑफ एम एन जो है वो टा ऑफ एम टा ऑफ एन के इक्वल होता है। सिमिलरली रो ऑफ एम एन जो है ये किसके इक्वल होता है। और हमने लास्ट पे फाइंड आउट किया है रो फंक्शन 5112 के लिए, और हमने इसकी जनरल फॉर्म डिस्कस की है। जनरल फॉर्म के हवाले से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने इनको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और हर फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन देख के। ठीक हो गया जी। जी, इसके बाद आपकी है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में 40 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आपने उन 40 ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है, और जो चीज़ आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। वो सेम ऐसे ही हैं जैसे हमने डिस्कशन की है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा है।